हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है हिंताजन, असंक्रामक व अन्य रोग। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव, पशुओं या पौधों में संक्रमण आहार या किसी प्रक्रम की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली के द्वारा उत्पन्न विकार को सामान्यतः रोग कहते हैं, डिजीज कहते हैं। जबकि खनिजों, विटामिनों या आवश्यक पोषकों जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार के अभाव से उत्पन्न रोग, याद रखिएगा, हिंताजन या हिंताजन या अभावजन रोग कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग शरीर या अंग की संरचना और उसकी कार्य को ये प्रभावित करते हैं। तो रोग क्या करते हैं? शरीर या अंग की संरचना व उसकी कार्य क्षमता को ये काफी प्रभावित करते हैं, जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर इत्यादि मनुष्य के असंक्रामक रोग हैं। कैंसर के बारे में अगर बात करें तो यह एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन व विकास के कारण होती है। ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती हैं कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः शरीर की जो कोशिकाएं हैं धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त होने लगती हैं। कैंसर के रोगी की मृत्यु इसी के कारण होती है। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। याद रखिएगा, कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंगों में फैलना अपरूपांतरण कहलाता है। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती हैं और धीरे धीरे बढ़ती हैं। यहां तक कैंसर पहले स्टेज का होता है, फिर यह कोशिकाएं अपने अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं, तो यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाती है। यह कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियां इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्से तक जो है या हिस्सों तक पहुंचाने लगती हैं। यह कैंसर का तीसरा स्टेज है और इसे ही मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरे स्टेज को मेटास्टेसिस। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है। ओंकोजीन क्या है? एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर या कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई थी और 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सरकोमा वायरस का नाम दिया गया, रॉस सरकोमा। ल्यूकेमिया के बारे में अगर बात करें तो यह एक प्रकार का रक्त कैंसर है, ब्लड कैंसर है, जिसमें ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। इसके इलाज में प्रायः जो है रेडियो फास्फोरस तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा व कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियोधर्मी आइसोटोप आर्सेनिक 74 है। याद रखिए, गोल्ड 198 सोने का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कैंसर या गुर्दे एवं रक्त कैंसर आदि के उपचार के लिए इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा कि इंटरफेरॉन शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला यह एक प्रकार का प्रोटीन है। देखिए, गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम या मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। घातक ड्रॉप्सी रोग होने के कारण अगर बात करें तो घातक ड्रॉप्सी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में आर्जिमोना तेल का मिलावट, सरसों के तेल में साइनाइड अंश
उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल होता है। तो घातक जो ड्रॉप्सी रोग है, कारण क्या है? सरसों के तेल में जो मिलावट होता है, जैसे आर्जिमोना का जो तेल होता है इसको मिला दिया जाता है, या सरसों के तेल के साइनाइड अंश या उजला रंग करने वाली जो मिलावट है, ये सभी इसके कारण है। ड्रॉप्सी रोग में शरीर की जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं, इनमें अतिरिक्त जल संचयन के कारण सूजन हो जाती है, फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। इसके बाद एंथोफोबिया। एंथोफोबिया क्या है? इस शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबोस से हुई है। एंथोस तथा फोबोस से हुई है, याद रखिएगा। और इसके बारे में अगर बात करें तो इस जो एंथोफोबिया शब्द है, इसकी जो व्युत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, ग्रीक भाषा है, एंथोस और फोबोस से मिलकर हुआ है, जिसमें पुष्पों और पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दल पुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत या काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। वातोत्माद। वातोत्माद या हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान और अविवाहित होती हैं। यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी और बेहोशी के जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं हिस्टीरिया के कारण। तो हिस्टीरिया सामान्यतः उन महिलाओं को होता है जो जवान और अविवाहित होती हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये रोग है, और इस रोग के कारण क्या होता है? महिलाओं में घबराहट होता है, बेचैनी और बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग ठीक हो जाता है अपने आप। इसके बाद है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है? तो ये फेफड़े से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। आयोडीन के कमी से शरीर के गले में घेंघा नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी कॉलर जैसी दिखाई देने लगती है। समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। बेरी बेरी के बारे में अगर बात करें तो बेरी बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है, जो मुख्यतः आहार में थायमिन की कमी, विटामिन B1 की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः बिना पॉलिश किए हुए चावल का मतलब कि सेवन करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। इसके बाद है बुलिमिया। बुलिमिया नर्वोसा। तो ये बुलिमिया नर्वोसा जो है, यह एक प्रकार का भोजन खाने से संबंधित मनोविकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करता है और उसका वजन काफी बढ़ने लगता है। ठीक है, उसमें काफी वृद्धि होने लगता है। मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए यह प्रयासरत रहता है। यानी कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है और ज्यादा जो है जल्दी जल्दी से क्या करता है? भोजन का त्याग करने के लिए मल त्याग करते रहता है। इसके बाद है इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग क्या है? तो कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से ये रोग होता है और यह सर्वप्रथम रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया था। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला था। इसके बाद है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में, याद रखिएगा, पेयजल में पीने वाला जो जल होता है इसमें नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटने के परिणाम स्वरूप यह रोग होता है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं और ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्या करते हैं? लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से, याद रखिएगा, अभिक्रिया करके मीथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मीथेमोग्लोबिन का ये निर्माण करते हैं। मीथेमोग्लोबिन का अधिकता से शरीर की जो मीथेमोग्लोबिन जो है, इसकी अधिकता से क्या होता है? शरीर की कोशिकाओं का पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है और यह स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम की है। यूरिन के बारे में अगर बात करें तो यूरिन यानी मूत्र में सामान्यतः 95% जल होता है, 2% अनावश्यक लवण के आयन होते हैं, 2.6% यूरिया और सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यूरोक्रोम नामक रंगा पदार्थ के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। तो याद रखिएगा,
जो मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सिरेब्रल जो पाल्सी है, यह एक प्रकार का प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। तो प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सिरेब्रल पाल्सी एक प्रकार का प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक के आयु के बच्चों को होती है। बेधुत मस्तिष्क लेख, तो जिसे ईईजी कहते हैं। तो अगर बात करें तो इंसेफेलोग्राफ इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, ईईजी, बेधुत मस्तिष्क लेख। इसके द्वारा मस्तिष्क की विभिन्न बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जो है जांचा जाता है, इसके बारे में पता लगाया जाता है। उल्लेखनीय है कि हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को बेधुत मस्तिष्क लेख यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं, ईईजी कहते हैं। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया, इसको याद रखिएगा। प्रमुख हिंता जन्य जो रोग है, इसके बारे में अगर बात करें तो देख लेते हैं। जैसे एनीमिया है, रक्त क्षीणता। एनीमिया रोग लौह की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग किसके कारण होता है? रट जाना है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एनीमिया रोग लौह के कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। घेंगा यानी ग्वाइटर रोग आयोडीन के कमी से होता है। मैरेस्मस जो रोग है, दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव के कारण मैरेस्मस नामक बीमारी होती है। क्वासियोरकर जो रोग है, यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है, अल्प प्रोटीन के कारण होता है। और मुर्गियों में रिकेटस जो होता है, विटामिन डी के कमी के कारण होता है। याद रखिएगा, मुर्गियों में रिकेटस विटामिन डी के कमी के कारण। मवेशियों का मैड काउ जो रोग है, प्रायंस नामक प्रोटीन के कारण होता है। मवेशियों का मैड काउ रोग प्रायंस नामक प्रोटीन के कारण होता है। और मधुमेह जो है इंसुलिन के कमी के कारण, और जीरोपथैल्मिया या रतौंधी विटामिन ए के कमी के कारण होता है। ठीक है, अल्जाइमर नामक रोग मानव शरीर को प्रभावित करने वाला जो अंग है, अल्जाइमर जो रोग है, ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, मस्तिष्क को। इसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता जो है क्षीण हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाता है। यह रोग मनुष्यों में 65 वर्ष के बाद होता है, लेकिन 65 वर्ष से कम आयु में भी यह रोग हो सकता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने पहचाना था, पता लगाया था। यह रोग 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला, जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला है। उल्लेखनीय है कि बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन अल्जाइमर रोग उत्पन्न करता है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट, ठीक है, स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड, ठीक है, आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है, और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, अकड़न और गति अक्षमता का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन के कमी के कारण होता है। इसके लिए एक कारगर औषधि विकसित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि आर्विड कार्लसन, एरिक कंडेल और पॉल ग्रीनगार्ड इनको जो है तंत्रिका तंत्र मेसिंगनल ट्रांसडक्शन से संबंधित उनकी खोजों के लिए 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम याद रखिएगा। खुजलाने से खाज मिटती है, क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं, जो कि मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। एनोस्मिया या अघ्राणता या गंध अग्राहता में मनुष्य की सूंघने की जो शक्ति है, उसका नाश हो जाता है।
सूंघने की शक्ति जो है कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। इसके बाद है मिनी माता रोग। मिनी माता रोग क्या है? तो पारे की विषाक्तता के कारण यह रोग होती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव केंद्रिका या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। और यह रोग सर्वप्रथम जापान के मिनी माता के खाड़ी में पारा से समन्वित मछलियां खाने से हुआ था। इसीलिए इसे मिनी माता व्याधि की संज्ञा दी गई है, मिनी माता रोग दी गई है। यह मिनी माता रोग कहलाता है। और इस रोग के कारण शरीर के अंग, होठ और जीभ जो है काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन भी पैदा होता है। देखिए, ल्यूकोस्किन ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए विकसित एक हर्बल औषधि है। इसे हल्द्वानी या उत्तराखंड स्थित डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग एक त्वचा रोग है। मायोपिया, मायोपिया क्या है? यह निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाली एक व्याधि है, एक डिजीज है, रोग है, या कह सकते हैं कि कमी है। निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाली एक व्याधि है जिसमें पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। यानी जिसको पास की वस्तुएं साफ दिखेगी और दूर की वस्तुएं धुंधली, तो उसको मायोपिया हो गया है, वो मायोपिया से ग्रसित है, यानी उसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। यानी निकट की वस्तु साफ दिखेगा, दूर की नहीं। इस रोग के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह दूरदृष्टि दोष है, इसको जो है हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है? देखिए, दूर दृष्टि दोष में होता है दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली और अस्पष्ट दिखती हैं। इसे उत्तल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है अबिंदुकता। अबिंदुकता से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है और वह ऊपर नीचे और बाएं दाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता है। इस समस्या से मुक्ति के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा, मोतियाबिंद रोग जो है, मोतियाबिंद रोग आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है, जिससे व्यक्ति की दृश्यता प्रभावित होती है। और इसके निदान के लिए अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए मधुमेह रोग के कारण का जो आरेखीय निरूपण है आप देख सकते हैं। यह है आपका अग्नाश है, यह है अमास है। ठीक है। और किस तरह से यह कार्य करता है, यह है आपका इधर, यह है लंगरहैंस की द्वीपिका, इधर इसी में है बीटा कोशिका, अल्फा, इसके बाद डेल्टा, एफ कोशिका, और इधर है ये सभी क्या है? बहिस्रावी अग्नाश है। इसके बाद इससे होता है बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का कम उत्पादन होता है, जिससे कम इंसुलिन का रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स व रक्त प्रवाह जो होते हैं इनमें प्रवेश हो जाता है। रक्त वाहिनी ये है। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जो अमाशय और आंत में भोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है और ग्लूकोज का रक्त वाहिनी व रक्त प्रवाह में प्रवेश हो जाता है। तो कम इंसुलिन के कारण शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का उपयोग न हो पाना, ठीक है, ये कारण, और रुधिर वाहिनी में ग्लूकोज का जमाव, ये सभी कारण है। आरेखीय निरूपण को एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्लीप एपनीमिया। स्लीप एपनिया ये क्या है? स्लीप एपनिया जो है यह एक निद्रा से संबंधित विकार है, रोग है, जिसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित रहता है। इससे प्रभावित व्यक्ति नींद में खर्राटा लेता है और पूरी रात सोने के बाद भी थकान महसूस करता है। इसे बोलते हैं स्लीप एपनिया। मधुमेह या डायबिटीज, मधुमेह या डायबिटीज यह एक खतरनाक रोग है। क्या है? खतरनाक रोग है जिसका प्रभाव भारत में व्यापक रूप से फैल रहा है। यह बीमारी अग्नाशय की लंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण होती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति के रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद है वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, निरंतर मधुमेह रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष विश्व मधुमेह दिवस आयोजित करने का विचार किया और इसके लिए 14 नवंबर की जो तिथि है उसे चयनित किया गया। इसके बाद है मेथी। मेथी क्या है?
मेथी एक आवृतबीजी पादप है, पौधा है जिसका बीज मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी की रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखने में काफी मददगार होता है। इसके बाद है करी का पौधा। जो करी का पत्ता होता है, इसका पौधा भारत का, ये जो करी का पौधा है भारत का देशज है। इसका पत्ता यानी करी का जो पत्ता होता है मधुमेह के इलाज के लिए काफी उपयोगी होता है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक है। इसके द्वारा रक्त में पिछले 8 से 12 सप्ताह की शुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है। 1923 ईस्वी में कनाडा के दो वैज्ञानिकों बेंटिंग तथा वेस्ट ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिकों की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय सतत तैयार किया, जिसके लिए बेंटिंग तथा मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इंसुलिन हार्मोन का संबंध रुधिर में ग्लूकोज के नियमन से है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। इसके बाद है इम्फाइसिस। इम्फाइसिस एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है और मनुष्य का जो फेफड़ा होता है ये प्रभावित होता है। इसके बाद हार्ट अटैक, हृदयाघात। हार्ट अटैक में तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हृदय धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है। उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, वसा युक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं। इसके उपचार के लिए रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एस्पिरिन का प्रयोग हृदयाघात में उपयोगी है और एस्पिरिन न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है जो अक्सर दर्द निवारक, ज्वर शामक और शोथ निरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है, जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो शल्य क्रिया के द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी से या जो हृदय की धमनी में जो अवरुद्ध हुआ है उस स्थान के समानांतर जो है जोड़ दिया जाता है। इस हृदय मतलब कि इससे क्या होता है कि हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह के लिए वैकल्पिक जो रक्त पथ जिसे बाईपास सर्जरी भी कहते हैं वो बन जाता है। यानी जब कोई हृदय धमनी में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो शल्य क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है कि किसी अन्य भाग से नस को निकालकर हृदय की धमनी के अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर, ठीक है, उसे जोड़ दिया जाता है और हृदय में निर्बाध रक्त जो है, ब्लड जो है वो प्रवाह होने लगता है और इसे बाईपास सर्जरी कहते हैं। इसी शल्य क्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहा जाता है। इसके लिए छाती के अंदर से मेमोरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनस वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है। अस्पताल के हृदय रोग विभाग में जो है कैथ लैब होती है और चिकित्सकों के द्वारा इस लैब का प्रयोग कोरोनरी धमनी रोग की पहचान और उसके उपचार के लिए विभिन्न परीक्षणों और प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए किया जाता है। औषधि वितरण में काम आने वाली वेजिटेरियन खाली संपुट मांडी या मांड से, जबकि नॉन वेजिटेरियन खाली संपुट स्लेश से निर्मित होते हैं जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपुट में स्थित दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। देखिए, अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी मुंह के अंदर फफोला, छालों और लालिमा के साथ शुरू होता है और अंत में कड़ी रेशेदार ऊतक के रूप में बदल जाता है। इसमें मुंह के अंदर का जो भाग है कठोर हो जाता है, जिसके कारण खाने, बोलने और मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। यह बीमारी तंबाकू युक्त गुटखा चबाने या खाने के कारण होती है।
जॉन्डिस या पीलिया रोग, यह एक घातक रोग है। यह मुख्यतः यकृत को प्रभावित करता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, अतः पीलिया या पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे त्वचा और नेत्र पीले पड़ जाते हैं, मूत्र पीला हरा सा हो जाता है। उपयुक्त उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए पीलिया जो है एक संक्रामक रोग नहीं है। पहला प्रश्न है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो यूरिक अम्ल के जमाव से, बी ऑप्शन। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम या मूत्र अधिक बनने से समान स्तर भंग होता है, जो जेन्युइन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है। यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। सेकंड है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में जो है पाया जाता है, वह है बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है, वह है, याद रखिएगा, गठिया यानी गाउट रोग, बी ऑप्शन। गठिया में रोगी के गांठों में असहाय दर्द होता है, मतलब कि काफी पीड़ादायक होता है। यह रोग खून में यूरिक अम्ल के अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने से होता है। थर्ड, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाले खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसा कि भारत में हुआ? मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाले खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसा कि भारत में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धान के भूसी के तेल मिलावट, यानी सी ऑप्शन। ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं, ये रहा। धान की भूसी की जो तेल मिलावट है, ये जो है मतलब कि पके भोजन, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन के खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण मतलब कि नहीं हो सकता है। ड्रॉप्सी रोग जो है एक घातक रोग है और सरसों के तेल में मिलावट के कारण होता है। इन तेलों में, सरसों के तेलों में अर्जिमोना के तेल को मिला दिया जाता है, या सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल होते हैं। धान की भूसी तेल मिलावट इसका कारण नहीं है। 4 नंबर है, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रति वर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्य पूर्वक इसके रहस्यों को उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। लेकिन इसके विरुद्ध युद्ध में नई खोज जो है श्रेष्ठ चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के जो स्टेटमेंट है किसके संदर्भ में सही है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कैंसर, ऑप्शन ए। कैंसर एक प्रकार की जो है असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से जो है कोशिकाओं का विभाजन या विकास होने लगता है। यह अत्यंत ही घातक रोग होता है। उन सभी अंगों में यह हो सकता है जहां पर जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। इसके बाद है 5 नंबर, एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया निम्न का डर है, यानी पुष्पों का, सी ऑप्शन। एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबोस से हुई है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। हिस्ट्रिया रोग, जो हिस्ट्रिया या वातोउन्माद जो रोग है, हिस्ट्रिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? हिस्ट्रिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो याद रखिएगा जवान महिलाओं में, सी ऑप्शन। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए जो हिस्ट्रिया रोग है, यह रोग सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान और अविवाहित होती हैं, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी, बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। सिलिकोसिस एक बीमारी है। किस प्रकार की बीमारी है? किसकी एक बीमारी है सिलिकोसिस? किसको प्रभावित करता है?
सिलिकोसिस से जो बीमारी है ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। सी ऑप्शन सही जवाब है। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग उत्पन्न होता है। 8 नंबर, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो सही जवाब है आयोडीन की कमी के कारण। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है। ठीक है। और 9 नंबर है, सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कूट मतलब कि सही है, मिलान करना है। जैसे एनीमिया रोग अगर बात करें, यानी रक्त अल्पता या एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है? तो आपको मालूम है, बहुत बार इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। लौह तत्व की कमी के कारण, मतलब आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। इसके बाद ग्वाइटर या गला घोटू जो रोग है किसके कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। और बेरी बेरी विटामिन बी के कमी के कारण। यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एनीमिया आयरन की कमी के कारण, क्वार्टर आयोडीन की कमी के कारण, रतौंधी विटामिन ए के कमी के कारण, और बेरी बेरी रोग विटामिन बी के कमी के कारण। प्रश्न संख्या 10, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से याद रखिएगा ग्वाइटर यानी घेंघा रोग होता है। ऑलरेडी बहुत बार इसको डिस्कस किया है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। 11 नंबर है, किस तत्व के कमी से घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? सही जवाब है आयोडीन, सी ऑप्शन। आयोडीन की कमी से शरीर के गले में ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, घेंघा नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होता है? घेंघा रोग जो हो जाता है, इसमें गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है, कॉलर जैसा दिखाई देने लगती है। आयोडीन का स्रोत दूध, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। 12 नंबर, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो किससे पीड़ित होते हैं? तो सही जवाब है घेंघा रोग से, ग्वाइटर रोग से। 13 नंबर है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल का उपभोग करने से कौन सा रोग होता है? तो इसमें विटामिन जो बी होता है कमी हो जाता है, बेरी बेरी रोग होता है, यानी ऑप्शन ए। सफेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल और गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन यानी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। मानव आहार में यही चीजें शामिल होती हैं। यह शरीर में थायमिन के कमी के कारण बन सकता है अगर ये चीजें नहीं होंगी तो। इसीलिए बेरी बेरी एक पोषण से संबंधित विकार है। विटामिन बी के कमी के कारण ये रोग होता है। 14, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? सही जवाब है बेरी बेरी, डी ऑप्शन। इसके बाद अगर बात करें, अच्छा इसमें जो पॉइंट दिया गया कि बेरी बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमिन की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी बेरी नामक रोग होने की संभावना प्रबल होती है। 15 नंबर है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किए हुए चावल है, लोग पीड़ित हैं। पॉलिश किए हुए चावल का प्रयोग करने से किस रोग से लोग पीड़ित हो सकते हैं? सेम क्वेश्चन सेम जवाब, बहुत बार पूछा गया, बेरी बेरी से याद रखिएगा। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किससे पीड़ित है? यानी भोजन करने पर कोई कंट्रोल नहीं है, यानी वह जिस रोग से ग्रसित है वह है बुलिमिया।
बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन से संबंधित रोग है, विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है, फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग इत्यादि माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है, कोशिश करता है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसने कितना भोजन मतलब कि किया है या करना है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? सही जवाब है नाइट्रेट, सी ऑप्शन। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चों के प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है। इससे बच्चे के होंठ और शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। 80 नंबर है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, मिथेहेमोग्लोबिन। ठीक है, किसकी अधिकता से? मिथेहेमोग्लोबिन की अधिकता से, यानी सी ऑप्शन। ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करने की जो रक्त की एफिशिएंसी है वो घट जाता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसके सबसे आम कारण है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। ये नाइट्रेट जो है मतलब जो नाइट्रेट है नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीठे हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मीठे हीमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है और यह स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम की है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? तो मीथेहेमोग्लोबिन, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 है, हृदयाघात निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? हृदयाघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? 4 स्टेटमेंट है, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको जो है सही क्रम क्या होता है, क्रम को बताना है। 4 स्टेटमेंट को पढ़िए और क्रम में लगाइए। तो अगर बात करें इसका जो क्रम होगा, तंतु उत्तक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, इसके बाद हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना, इसके बाद वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना और इसके बाद रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, बी ऑप्शन। हार्ट अटैक में जो तंतु ऊतक है, तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से हृदय धमनियों में क्लोटिंग पहुंच जाता है, रक्त का थक्का पहुंच जाता है, उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा, अत्यधिक तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं। इसके उपचार के लिए रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। 21 है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन जो आवर है इसका संबंध किससे है? चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का जो संबंध है किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, हृदयाघात से। हृदयाघात यानी सी ऑप्शन। तो अगर बात करें तो दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसके बचाव के लिए? बीटा ब्लॉकर एक दवा है किसके बचाव के लिए, किस रोग के उपचार के लिए? सही जवाब है हृदयाघात से, ऑप्शन ए। बीटा ब्लॉकर एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हृदयाघात और उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए किया जाता है। 23
हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इनमें से किस खनिज का मतलब कि जरूरत होता है, किस खनिज का प्रयोग होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? किस खनिज की जरूरत होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। सही जवाब है पोटेशियम, सी ऑप्शन। आपको कमेंट करके बताना है कि पोटेशियम का प्रमुख स्रोत क्या है। पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। 24 इनमें से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको मालूम है, सेम प्रश्न सेम जवाब। सही जवाब है निम्न रक्तचाप, बी ऑप्शन। शरीर में पोटेशियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल और सब्जियां हैं। इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम होती है। आगे बढ़ते हैं। 25 यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो, मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो सही जवाब है वृक्क। यूरिन में लगभग 91 से 96% जल होता है। 2% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं। 2.6% यूरिया, 0.3% क्रेटिनिन और सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल तथा अन्य अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यानी मूत्र ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद है। इसमें एल्बुमिन जो रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, इसकी उपस्थिति एवं उसके प्रभाव से किडनी के फेल हो जाने की आशंका होती है। यह लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे या वृक्क पर पड़ता है। 26 लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? लंबे समय तक उपवास यानी फास्टिंग रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दे पर, यानी डी ऑप्शन। 27 आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में है क्या है? आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में याद रखिएगा रेडियो आइसोटोप्स है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में विभिन्न तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग नाभिकीय औषधियों के रूप में नैदानिक और चिकित्सकीय उपचार में किया जा रहा है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो पहला है एक सूची 1 में जो दिया गया है रेडियो समस्थानिक, सूची 2 में निदान सूचक उपयोग। तो आर्सेनिक 74 का जो निदान के लिए जो सूचक है वो है आर्सेनिक 74 किसके उपचार के लिए है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ट्यूमर की पहचान। कोबाल्ट 60 किससे संबंधित है? तो कैंसर के उपचार के लिए। आयोडीन 131 थायराइड की या थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। सोडियम 24 रक्त वेदक्रम के लिए। यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। आर्सेनिक 74 का संबंध ट्यूमर की पहचान से है। कोबाल्ट का कैंसर, आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि सक्रियता से, सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यतिक्रम के उपचार में किया जाता है। 29 है कौन सा सुमेलित नहीं है? 29 नंबर प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको मालूम है कोबाल्ट 60, 131, 132 का क्या मतलब कि उपयोग है। कोल्ड देखिए जो गोल्ड है, गोल्ड जो है 198, इसका संबंध जो रेटिना दोषों के उपचार से दिया गया, ये सही सुमेलित नहीं है। गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। 30 निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग
पुरुष के शरीर में रक्त प्रवाह के गति के मापन में किया जाता है? निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के गति के मापन में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो सोडियम, डी ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। 31, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक कैंसर का प्रकार है, इसमें क्या होता है, कौन सा, मतलब कि अत्यधिक इसमें वृद्धि हो जाता है, मतलब असाधारण बढ़ोतरी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, डी ऑप्शन। देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। इसके उपचार में फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 दोनों रेडियो समस्थानिक उपयोगी हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू।